बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में खुश आमदीद और मैं हूँ मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, आज के जो हमारे गेस्ट हैं हमारे साथ आज मौजूद हैं अशरफ आसमी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और इसके साथ चेयरमैन ह्यूमन राइट्स फ्रंट इंटरनेशनल हैं। अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अशरफ साहब, सबसे पहला मेरा जो एक बेसिक क्वेश्चन है जो हर एक आम आदमी के जहन में आता है कि क्या पाकिस्तान में अदालती सिस्टम, अदालतें आज़ाद हैं और क्या हमारी अदलिया आज भी सियासी, इंतज़ामी और इदारा जाती दबाव से मुकम्मल तौर पर आज़ाद है और उस बेस पर फ़ैसले होते हैं? बदकिस्मती से पाकिस्तान बनने से लेके अब तक हमारे यहाँ दो शोबे ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट हो तो तब ही डिलीवर करते हैं। एक उस्ताद और एक जज। ठीक। बदकिस्मती से उस्ताद को भी मुलाजम बना के रख दिया गया और मुलाजम बनकर रह गया है। जजेस को खुद मुख्तार होना चाहिए, उनको मुलाजम बनकर नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमेशा अपने आप को एक मुक़द्दस मिशन का लंबरदार समझना चाहिए। लेकिन चूँकि हमारे मुल्क में हमेशा हुकूमतों का गलबा रहा है, जिसकी वजह से अदलिया पर हमेशा जो है वो गलबा ऐसी कुव्वतों का रहा है जो कि डिलीवर नहीं कर रहे। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, जैसे हम लोअर जुडिशरी भी कहते हैं, वहाँ पर अगर हम पंजाब की बात ले लेंगे तो वहाँ पर लाखों केसेस पेंडिंग है। बिल्कुल ऐसे तारीख पे तारीख मिलती है। एक केस आप फाइल करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट जाने तक, यानी आपने सिविल कोर्ट में केस फाइल किया, उसका फैसला हुआ तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, उसका फैसला हुआ तो फिर वो हाई कोर्ट में गया, उसका फैसला हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट में गया। इस तरह वो साइकिल जो कंप्लीट होता है वो 25-30 साल ले जाता है। और हमने ऐसा भी देखा है कि जब आपके केस का फैसला आता है तो उस टाइम या तो उस बंदे की डेथ हो चुकी होती है, उसकी डेथ के बाद फैसला आता है, या फिर वो बहुत बूढ़ा हो चुका होता है। उस टाइम वो जिस चीज़ के लिए वो पटिशन दायर करता है उसको उस चीज़ की ऐसा ज़रूरत नहीं रह गई होती। तो इतना जो है लॉन्ग टर्म ये जो प्रोसेस है, इस पर इतना टाइम लगता है, जजेस की कमी है या फिर हम पे इतना प्रेशर बिल्ड किया गया है कि आपको फैसला सुनाने में इतना लंबा अरसा जो है वो दरकार होता है। देखिए, जो उतला तबका सोच रहा होता है, जिस तरह का अपर क्लास होती ना, नीचे वाले भी फिर ऐसा ही काम करते हैं। हमारा हुक्मरान तबका, जिसे हम हुक्मरान अशराफिया कहते हैं, उन्होंने पिछले 80 साल से इस कौम को यरगमाल बनाया हुआ है और यहाँ पर ना तो कानून की हुक्मरानी है। छोटे से छोटे केस में, नहीं आपने मामूली सी कोई FIR दर्ज करवानी है ना, तो सवाल ही पैदा नहीं होती कि थाने में जाकर आपकी FIR दर्ज होगी बिना सिफारिश के। सिफारिश, बहुत ज़्यादा सिफारिश, मिनिस्टर्स की सिफारिश भी लेके जाएंगे ना आप थाने, तो वो कहेंगे कि जनाब अभी नहीं हमने FIR। जब FIR का मतलब ये होता है कि फ़ौरन जैसे ही कोई वाक़या हुआ है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है कि आपने जाना है थाने और उन्होंने वो जाकर आपका वो केस आपकी FIR दर्ज कर लेनी कि जी इसकी ये शिकायत आई है। बाकी काम तो बाद में होने हैं। जिस मुल्क में FIR दर्ज करना इतना मुश्किल मरहला हो, वहाँ पर इंसाफ का आलम क्या होगा। और यही वजह है कि हमारे यहाँ लोग, अब किसी का कोई नुकसान हो गया, चोरी होगी, कोई डाका पड़ गया, कोई मामला गड़बड़ हो गया, तो वो कहते हैं जी थाने में हम ना जाएं। अगर हम थाने में गए, अदालतों में गए, तो जो कुछ हमारी बची कुछ पूंजी है, पूंजी भी जो बची हुई है, पैसे भी जो बचे हैं, उससे भी हम हाथ धो बैठे। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कि अलमिया देखें, ये उस कौम का हाल है जिस कौम के पास कोड ऑफ लाइफ कुरान है। कुरान और सुन्नत के होते हुए हमें किसी किस्म के कानून की ज़रूरत नहीं। हर साल, हर रोज़ जो है ना वो हज़ारों जो है ना वो लॉज बनते हैं। आप चले जाएं, हमारी लाइब्रेरियाँ जो बार एसोसिएशन की लाइब्रेरीज़ हैं, हमारे घरों में जो लाइब्रेरियाँ हमने वकला ने बनाई होती है, हज़ारों किताबें पढ़ी हुई हैं, हज़ारों कवानीन हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो दिस एंड दैट, ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा। एक खातून जो कि अपने बाप से जिसको हिस्सा नहीं मिलता, भाई से उसको विरासती हिस्सा नहीं मिलता, उनका ये आलम होता है कि वो अगर अपना हक लेने के लिए सिविल कोर्ट में दावा दायर करती है, केस दायर करती है, तो 25-30 साल उसे अदालतों में धक्के खाने पड़ते हैं और फिर भी उसको उसका हक नहीं मिल पाता। ये
हालांकि कुरान मजीद की ये वाज़ेह हदायत है, सूरह निसा में अल्लाह पाक ने खोल खोल कर बताया कि बेटी का हिस्सा कितना है, बेटे का हिस्सा कितना है। वो वाला जो कानून है, जो अल्लाह पाक की हदूद है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ये माशरा नहीं कर पा रहा। तो आप देख लें कि दूसरे जो जुराइम होते हैं, क्राइम्स होते हैं, उसमें सूरत हाल क्या होगी। हमारे यहाँ जजेस की तादाद ठीक है। अशरफ साहब, ये आप उन केसेस की और उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जो है पिटिशंस और जो केसेस फाइल हो जाते हैं। हम अभी उन साइड पे आ ही नहीं रहे, जो लोग इस डर से कि पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा, हमारे पास कोई सिफारिश नहीं है, अपनी इज्जत से डर के, ये उनकी तो हम बात ही नहीं। अगर वो भी केसेस अगर फाइल होना शुरू हो जाएं और देन फिर क्या आलम होगा? फिर तो ये होगा कि जनाब वो एक है ना, किसी का शेर के खुल के जी ना सकें और मौत भी ना आए, अलम नसीब इससे बढ़कर और क्या होगा। तो यहाँ पर जो ना जितनी घुटन है ना, सिर्फ इस वजह से है कि यहाँ पर इस मुल्क को कोई लीडर नहीं मिला। इस मुल्क को कोई लीडर वो होता है जो स्टेटमैन होता है। उसकी सोच ये नहीं होती कि मैंने फ़लाँ की एटीएम से पैसे निकलवा लेने हैं, फ़लाँ के प्लाट पे कब्ज़ा कर लेना, फ़लाँ शुगर मिल लगा लेनी है, फ़लाँ फ्लोर मिल लगा लेनी है, फ़लाँ प्लाट खरीद के अपना घर बना लेना है। वो कौम के लिए सोचता है। हमारे यहाँ जो हुक्मरान तबका है ना, जिसे हम हुक्मरान अशराफिया कहते हैं, उनका जो है ना मुतबा नज़र सिर्फ यही होता है, डंक टपाओ, अपनी हुक्मरानी बना कर रखो और अपने आप को अमीर करते जाओ। और ये हमारी इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ा, और अपनी कुर्सी को मजबूती से थामे रखो। हाँ, अल्लाह ताला को नहीं थामना, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से नहीं थामना, अपनी कुर्सी को थामना। और जिस तरह अशरफ साहब हम हुक्मरानों की बात कर रहे हैं और चूँकि ये टॉपिक अब आ ही गया और आजकल आपको पता है कि बड़ा हॉट इशू चल रहा है बानी पीटीआई के मामले का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को जो बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का कहा था, लेकिन उनको जो गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी कंसर्न्स और सिक्योरिटी का इशू बना के उनको पिम्स हॉस्पिटल में जो उनका ट्रीटमेंट करवा के, उनका चेकअप करवा के वापस उनको अडयाला जेल मुंतकिल कर देगा। और उसके अगेंस्ट उन्होंने जो है दरख्वास्त भी दी और गवर्नमेंट की तरफ से भी दरख्वास्तें आ रही हैं और ये मामला चल रहा है। आप एज अ लॉयर मुझे ये बताएं कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आ गया और वाज़े तौर पे आ गया कि यहाँ पे इस जगह इस बंदे का ये ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, तो क्या इंतज़ामिया या सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उस फैसले को खुद अपने पास से उसको चेंज करना या उसको तब्दील करना, या अदालत ने उसको नहीं कहा तो वो हो सकता है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, कानून ये है कि किसी भी कैदी का इलाज जो है ना वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, प्राइवेट हॉस्पिटल वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है जी। ये कैटेगोरिकली हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि इनको शिफा हॉस्पिटल लेके जाएं। अब हुकूमत को पता था, ये ग्रेस टाइम लिया इन्होंने, इस दौरान कानून साजी इन्होंने करवानी थी पीटीआई के लोगों को भी साथ मिलाकर, और इन्होंने एक बिल, डिफेंस का बिल एक पास करवा लिया, जिसमें पीटीआई ने भी कोई अपोजिशन का रोल अदा नहीं किया, हुकूमत ने भी नहीं किया, और डिफेंस बिल पास हो गया। ये सिर्फ एक लॉलीपॉप था जो कि पीटीआई को दिया गया कि हम बानी पीटीआई को जो है ना वो रिलैक्स कर रहे हैं और इसको आपको एक्सेस दे रहे हैं उस तक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये अल-शिफा हॉस्पिटल में उन्होंने कहा जनाब वहाँ तो इतना रश लग गया, लोग इतनी दुनिया आ गई है, फूल लेकर आ गए। लेकिन क्वेश्चन वही है ना कि अगर वहाँ पे सिक्योरिटी इशू था तो क्या पिम्स में सिक्योरिटी, बात तो वही है। मसला पता क्या है, ये सारी ये खेल है। वो कहते हैं कवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। हम ईरान की सुलह करवा रहे हैं, अमेरिका की सुलह करवा रहे हैं, और अपने हाँ हमारा हालत ये है कि हमसे एक थाना नहीं संभाला जा रहा, एक थाने में जो है ना, और यहाँ पर आप देख लें आए इतना क्राइम रेट बढ़ गया है। हालांकि मोबाइल फ़ोन भी हैं, कैमरे लगे हुए हैं जो सेफ सिटी के, उसके बावजूद आप देख लें क्राइम की। मैं क्योंकि इस शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि एक शख्स जो लुट जाता है उसको सिर्फ FIR दर्ज करो, बाकी उसकी तकलीफ़ का मदावा, उसके दुख का मदावा तो पता नहीं कब होगा। जस्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करना उसके लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं खुद लाहौर हाई कोर्ट ह्यूमन राइट्स की जो कमेटी है उसका चेयरमैन बहुत अरसा रहा हूँ, और मेरा बड़ा इन पे ऊपर गहरा नज़र है। किताबें लिखता हूँ, कॉलम लिखता हूँ अखबारात में, रोज़ाना मैं अपना चैनल पे आता हूँ। लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूं कि हमारे यहाँ जो है ना हुक्मरानों की जो है ना वो कभी प्रायोरिटी में इंसाफ रहा ही नहीं है। आपने कहा ना कि अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता, जज का मैं क्या है, वो कहते हैं वो हमें खुद इंसाफ नहीं मिलता। वो हर जगह पे जहाँ पे उनका जो कहते हैं हमारा मैंडेट चुराया गया, फार्म
47 की पैदावार है, इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, जहाँ पे उनका अपना इंटरेस्ट होता है वहाँ पे भी ठीक होती हैं, वहाँ पे सारा जुडिशरी सिस्टम भी ठीक होता है, वहाँ पे हर चीज़ ठीक होती है। आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि फार्म 47 की ये पैदावार है, लेकिन ये हुकूमत जब आई है ना, इससे पहले वो भी जो हुकूमत आई थी वो भी उनके थे चलकर, जिनके कंधों पर ये चल कर आए। देखें ना, मैं आपको बताऊं, हमने कॉलेज में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा होता है कि जनाब हम तो ये बड़ी कोई बम किस्म की चीज़ बन के निकले हैं, यहाँ जाएंगे तो कोई हमें नौकरी नहीं देता। अब देखें कितने BS प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो बेचारे धक्के खा रहे हैं और उनका इस्तेहसाल हो रहा है, थोड़ी सैलरी पे काम कर रहे हैं या बिल्कुल काम नहीं कर रहे। ये तो भला हो कंप्यूटर का कि ये लोगों को जो है ना खपत इसकी, और कुछ नहीं तो व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर बैठकर मसरूफ़ तो रहते हैं ना बच्चे। अगर ये मसरूफियत भी आप इंटरनेट बंद करवा दें पाकिस्तान का, तो एंजाइटी और इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ में इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे कि वो फिर आपका जो सोसाइटी है यहाँ पर लीडरशिप की ज़रूरत है इस मुल्क को। मैं ज़हर हलाल को कभी कह ना सका कंध। यहाँ पर सूरत हाल पता क्या है, ये घुटन वाला माहौल है। यहाँ पर आप देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा UK में, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको USA में, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा जितने यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें, डेनमार्क में मिलेगा, नॉर्वे में मिलेगा, स्विट्ज़रलैंड में मिलेगा। यहाँ पर वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट ये है कि जनाब आपको आपका हक आपकी दहलीज पर मिले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा कि दरिया नील के किनारे कुत्ता भी मर जाएगा तो आई एम लायबल फॉर दैट ऑब्लिगेशन। यहाँ पर यह है कि इंसान बेचारे, आप देखें नौकरी करने वाले लोगों के चेहरे देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बेचारा इसके पुरसाने हाल के है। अगर आपके ऊपर अभी लायबिलिटीज़ नहीं हैं, परेशान आपके ऊपर इतने जिम्मेदारियाँ नहीं हैं, तो आपकी फीलिंग्स डिफरेंट हैं। लेकिन जो बंदा नौकरी कर रहा है, एक्सप्रेशन ही आपके चेंज हो जाते हैं, शक्ल देख के बचाएंगे बेचारे 50-60-70 हज़ार रुपए वाली नौकरी करने वाले आप ऑफिस में बैठे हुए जो जिनके बच्चे भी हैं, स्कूल भी जाते हैं, उन्होंने बिजली का भी देना है, उनके ज़रा चेहरे को गौर से देखिएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस कर्ब में मुब्तला हैं। उसका ज़िम्मेदार हमारा हुक्मरान तबका है। जिस मुल्क में समाजी इंसाफ, अदालती इंसाफ तो बाद की बात है ना, समाजी इंसाफ नहीं ना होगा तो वहाँ पर माशी इंसाफ कैसे आ सकता है। समाजी इंसाफ होगा, जिसका जो राइट है उसको वो राइट मिले, तो तब माशी इंसाफ भी होगा। समाजी इंसाफ ये है कि एक बंदा जिस काम के लिए फ़िट है उसको वो काम दिया जाए। यहाँ पे आप अदालतों में देख लें, आप किसी भी महकमे में देख लें, ये हुक्मरानों के चाचे मामे जो है ना, उनके भतीजे भांजे वही बैठे होंगे। बाकी जो आम बंदा जो है वो डिग्रियां लेकर बैठा हुआ है और वो रो रहा है, माँ बाप बेचारे सिसकियाँ ले रहे हैं। और हमारा सोसाइटी ऐसी है कि यहाँ पर जो है ना वो देखते हैं जिसका घर कैसा है, उसके पास गाड़ी कैसी है, मोबाइल कौन सा है, और बैंक बैलेंस कितना है, उस हिसाब से उसको ट्रीट किया जाएगा। उसको सलाम करने के लिए भी ना आपको पहले उसका वो स्टेटस देखते हैं कि ये एक बंदा इस काबिल है कि इसको सलाम भी, इससे हाथ भी मिलाया जाए। तो ये हमारी सोसाइटी है उस रेसिज्म और उस चीज़ की तरफ भाग रही है, और हमारी मैंटालिटी इस तरह की हो गई है कि हम बस ज़ाहरी शान व शौकत को और मादियत में इतने ज़्यादा वो हो चुके हैं इन्वॉल्व कि हमें वो चीज़ें बेसिक जो हमारे इश्यूज़ हैं वो हमें नज़र ही नहीं आते। अच्छा, ये बताइएगा कि बानी PTI की अगर हम बात करें, 2023 से वो जेल में ऑलमोस्ट 3 इयर्स जो हैं वो उनके हो गए हैं। इतने ज़्यादा लंबे पीरियड तक किसी भी हुक्मरान को जेल में रखा मतलब जा सकता है, या उससे जो इस तरह के सियासी रहनुमा है उसके मुकदमात को ज़्यादा स्पीडली और बड़ा मतलब तेज़ रफ्तारी के साथ निपटाने के लिए कोई आइनी अमल या कोई आइनी तरीक़ाकार मौजूद है कि आप उन केसेस को लंबे से लंबा करते जा रहे हो और हर दूसरे दिन उन पे एक नया केस डाल देते हो, और फिर वही जब जो बंदा जेल में होता है बाहर आता है और दोबारा वो उसको कुर्सी मिलती है तो वो फिर उनके खिलाफ सीधा हो जाता है। और इसी कश्मकश में जो है हमारी वो लड़ाई, और वो उसको कहते हैं नूरा कुश्ती, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उसको यूज़ करते हैं ये वर्ड, तो ये चलती रहती है। तो इसका कोई है हल? इनको तो सज़ा हुई है ना जी, और केसेस भी चल रहे होंगे, लेकिन सज़ा हुई, अब वो ये अपनी सज़ा भुगत रहे हैं, ठीक है ना। वो सज़ा जब चाहेंगे ख़त्म कर दी जाएगी आने वाहद में। एक सिर्फ कभी कहा जाता है 10 साल की सज़ा, कभी 23 साल की, कभी 13 साल की, तो हमने कभी इतने अरसा देखा नहीं है। अब आप देखें, ये जो हुक्मरान होता है ना, उसको सिर्फ अपने सिस्टम से मोहब्बत होती है, जिस सिस्टम को लेके चल रहा होता है, उसको किसी बंदे से कोई मोहब्बत नहीं होती। बिल्कुल ऐसे उसने कहना जनाब मेरी इसमें फ़ायदा है। अब मैं समझता हूँ कि आप अभी अगर इलेक्शन करवा लें तो 90% वोट जो है, 90%, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ मैं, ये
इनको ही मिल जाएंगे जिनका जो है ना वो लीडर अंदर है। लेकिन एनवायरनमेंट ऐसा बना दिया जाता है। नवाज शरीफ भी जब बाहर था, वापस पाकिस्तान आया, तो देखिए उसकी कितनी पॉपुलैरिटी होगी, फिर वो हुक्मरानी में आ गया। लेकिन उनको 2-3 साल बस चलने दिया जाता है, 2-3 साल के बाद उनको ना एक दफ़ा झटका दिया जाता है। जैसे अब ये गवर्नमेंट चल रही है ना, एक झटका उनको दिया गया है, उनकी नब्ज़ चेक की गई है, अवाम की नफ्सियात देखी गई है। और मैं आपको अर्ज़ कर दूँ एक बात, मेरी बातें ऐसी हैं, शायद मैं मायूस कभी नहीं हुआ, मैं तो बड़ी उम्मीद रखने वाला इंसान हूँ, लेकिन बातें ऐसी हैं। आप ये देखें कि ये हुक्मरान जो हैं, आज चाहें तो सारा काम ठीक है, बिजली का बिल जो है इतना बड़ा जुल्म है इस वक्त, बिजली का बिल, उस पर इतने ज्यादा टैक्सेस ऐड कर दिए गए हैं, आपका किचन चलना मुश्किल हो। और जिनका तो अपना घर नहीं है बेचारे, जो किराए पे रहते हैं, वो तो समझ लें कि बस जिंदा दरगोर हो गए। तो ये हुक्मरानी कहाँ से है? 1857 से लेकर 1947 तक का 90 साल जो दौर था ना, मुसलमानों ने इंतहाई बुरे तरीके से गुलामी से में गुजारा, और मुसलमानों की वहाँ पर शूद्रों से बदतर हालत थी। अंग्रेज़ और हिंदू जो था मुसलमानों पे खूब जुल्म कर रहा था। ये आज़ादी मिली हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अल्लामा इकबाल की बदौलत, अल्लाह पाक के करम से ये आज़ादी मिली। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पर तो इंसाफ ही इंसाफ होता। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने खुद कहा कि ये इस्लाम की लेबॉर्ट्री होगी, हम इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारेंगे। इंसाफ तो कहता है कि जनाब जो बंदा गलत काम कर रहा है उसको उड़ा दो ताकि बाकी उससे लें। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो सका। लेकिन मैं नाउमीद नहीं हूँ, एक वक्त आएगा ये जो जुल्म है ना, ये इसका जो है ना बुत जो है ना, जुल्म के बुत पिघल जाएंगे और हालात ठीक होंगे। क्योंकि अब हर चीज़ की हद हो चुकी है, लोग बड़ी बुरी तरह जो है ना वो डिसहार्ट भी हुए हैं, और माशी तौर पर बड़ी बुरी तरह जो है ना वो फंसे हुए। अब जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ देख लें, प्राइवेट सेक्टर को देख लें, हमारी इंडस्ट्री देख लें। जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली नहीं है, तवानाई नहीं है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी में गवर्नमेंट ने एक तजवीज़ पेश की है, चूँकि इस 3 माह के दौरान बिजली की जो कंजम्पशन है वो बहुत वो बच गई बिजली। हमने IPPs को जो हमारे उनके साथ मुआहदे हैं उनको हमने पेमेंट्स करनी है, तो बिजली उस तरह यूटिलाइज़ नहीं की, पैसे तो हमने पे करने हैं। तो इन्होंने जो आवाम पर यूनिट के हिसाब से ₹1 समथिंग टैक्स जो है वो बढ़ाने की तजवीज़ पेश कर दी है। मतलब जिन्होंने सोलर लगवाए हैं और जो लोग इससे उस चीज़ पर कन्वर्ट हुए हैं कि चलें इस हिसाब से कि हमारा बिजली का बिल कम आएगा और हमारे लिए चीज़ें इजी हो जाएंगी, तो अब उनका क्या होगा? मतलब आप इधर से नहीं बच जाए तो भी आपने पे करना है, एक्स्ट्रा है तो भी पे करना है, और अगर नहीं है तो भी आपने पे करने, और एक्स्ट्रा में पे करना है। इसी तरह पेट्रोल की बात कर लें कि खुल के जी ना सके और मौत भी ना आए, ये आलम वो है कि आपने मरना ही मरना है, उसके अलावा आपका कोई चारा नहीं है। और ये हम रोना रो रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो नौजवान तबका बड़ा बाशऊर है। इंशाअल्लाह ताला ये जो झूठ की रेत लेकर आर्जी पुश्ते बांधे जा रहे हैं इस समाज में, ये ऐसा सैलाब नौजवानों की सोचों से जो जन्म ले रहा है कि ये सारे जो आर्जी पुश्ते जो ना झूठ की रेत लिए बांधे जा रहे हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे। और हमारा नौजवान तबका जो है ना, इंशाअल्लाह ताला वो अपना हक लेकर रहेगा। मैं आपको अर्ज़ कर दूं, मेरा ये एक्सपोजर जो है, मेरी जो सोच है, जो मैंने देखा है, बीइंग ए प्रैक्टिसिंग लायर देखता हूँ, राइटर हूँ, कॉलम लिखता हूँ, इमरान खान साहब को ये रिहा भी कर देना, कुछ अरसे बाद उनकी ग्राफ गिर जाना है। एक दफ़ा तो वो कह रहे हैं कि एक दफ़ा तो बड़ा पीक पे जाएगा, क्योंकि लोगों में अंदर वो अग्रेशन और वो गुस्सा है। जिस टाइम पर जाकर इन्होंने उनको अरेस्ट किया, अगर कुछ अरसा ये ना करते तो उनकी पॉपुलैरिटी और ऑटोमेटिकली डाउन हो जानी थी। अभी भी यहाँ पर जो हमारी बार के इलेक्शंस होते हैं, तो लोगों में की कोशिश होती है वकला की कि वो इमरान खान के नुमाइंदे के तौर पर इलेक्शन लड़े। जिस दिन इमरान खान साहब बाहर आ गए, 6 महीने बाद जो इलेक्शन होगा, तो उनका जो नाम लेकर जीत रहे हैं ना, वो नाम लेकर उनका जीतते हैं, बाद में मिल दूसरों के साथ। लेकिन उनके पीछे बहुत बड़ी नौजवानों की तादाद बाहर तो निकलती है। आप देख लेंगे जो हॉस्पिटल के बाहर क्या हुआ। यही तो कह रहा हूँ ना कि आप जिस चीज को जितना दबाएंगे ना, वो उतनी। ज़ियाउल हक के दौर में पीपल्स पार्टी को दबाया गया, तो आप देख लें फौरन उसके बाद क्या हुआ, बेनज़ीर हुक्मरान बन गए। और बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर कितनी दफ़ा बनी, फिर उसके जाने के बाद जरदारी साहब सदर बन गए दूसरी दफ़ा, उनका बेटा इस टाइम टॉप
स्लॉट में है, सिंध तो उनके पास ही हमेशा से चल रहा है ना। आप ये देखें कि आप ये कुदरत का असूल है कि आप जिसको प्रेस करेंगे उसने उतरना ही उभरना है। ऐसे वहीं से देख लेना उभरेंगे आफ्ताबे शौक, इजाजत हो नहीं सकती जहां जुगनू चमकने की, जहां आप जुगनू की छोटी सी रोशनी को टिमटिमाने नहीं ना देते, वहां पर सूरज निकल आया करते हैं। और वो कब होता है? जब आप दबा रहे हैं। और आज भी नौजवान नस्ल जितनी परेशान है या जितना वो अपने लीडर के लिए परेशान है, तो उसका रिजल्ट तो यही है। लेकिन मसला ये है ना कि हुक्मरानी इस तरह नहीं होनी। खान साहब जब आए उन्होंने कहा जनाब हमारे पास मईशत के लिए बड़ा एक ज़बरदस्त जो है ना मिनिस्टर हमारे पास है, इकॉनमी को संभालने वाला। इकॉनमी नहीं संभल सकी, IMF के पास नहीं जाना पड़ गया, सारा कुछ हुआ, मईशत नहीं संभल सकी। लेकिन वजह यह थी कि उनको चलने नहीं दिया गया। जिस तरह बात कर रहे हैं कि कंट्रोल डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, और जो एक्चुअल में डेमोक्रेसी है वो चाहिए, वो कहाँ से आएगी, वो कौन लेके आएगा? क्योंकि जिस तरह आप कह रहे हैं कि और सारी चीज़ें कंट्रोल में होती हैं, हुक्मरान भी आए नहीं जाते, उनको लाया जाता है, और जब वो आ जाते हैं तो पीछे से सारी चीज़ें उनकी कंट्रोल की जाती है, उनके अपने कोई डिसीजंस नहीं होते। आवाम अगर वोट किसी को देती है, वोट कहाँ से किसी का और का निकल आता है, तो फिर ये सारी चीज़ें कहाँ से निकलेंगी, कहाँ से आएंगी? ट्रू लीडरशिप पैदा हो, सच्ची लीडरशिप पैदा हो। मेरे ख्याल में ये जो लीडर्स हमें नजर आ रहे हैं ना, ये ट्रू लीडर नहीं। लीडर कैसे वो पैदा होने देंगे? इसी तरह होंगे ना, इसी तरह के होंगे। ये जो है आप देख लें भारत में क्या हुआ है। भारत में नौजवानों ने कैसे अपने आप को मनवाया। ठीक है, हमसे वो 10-12 गुना बड़ा मुल्क है, आबादी उसकी बहुत है, उसकी इकॉनमी। लेकिन वहाँ पे जब ये सारा 9 मई का वाक़या हुआ, उसके बाद जिस तरह मीडिया को, जिस तरह नौजवानों को, जिस तरह हर एक चीज़ को दबा दिया गया, जहाँ पे 4 लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे जो है वहाँ पे पुलिस आ जाती है, लोगों का अगर थोड़ा सा हजूम हो, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपका वो एनवायरनमेंट, आपका वो मुल्क आपके लिए वो प्लेटफॉर्म भी बनाए ना। अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने जो है कहा है कि हम सितंबर में एहतजाज करने जा रहे हैं अगर इमरान खान को रिलीफ नहीं मिलता। तो अगर ये दोबारा एहतजाज होगा और दोबारा उसी तरह के इश्यूज़ होंगे, उसमें क्या होता है? कभी आपने देखा है किसी हुक्मरान जमात का या उनके बंदा जो है, उनका बच्चा, उनका अपना अजीज़ इस तरह के प्रोटेस्ट में मारा जाए? मारा वो जाता है जो एक गरीब का बच्चा होता है, उसकी डेथ होती है, वो ज़ख्मी होता है, वो जेल में जाता है। ये लोग तो बस लोगों को बाहर निकालते हैं और इंतशार फैलाते हैं, और वहाँ पे मतलब हर एक चीज़ का हल एहतजाज तो नहीं है ना। देखें, जब लोगों को कुछ नहीं मिलेगा वो प्रोटेस्ट तो करेंगे ना, चीखेंगे तो सही ना। अब देख लें हमारे प्राइम मिनिस्टर जितने भी यहाँ से गुजरे हैं, उनके कौन से बच्चे यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करते रहे हैं? जो किसी के नहीं आते, आम बंदे आते हैं। वज़ीर आज़म का जो बेटा है, बेटे हैं दोनों, वो बाहर ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो हमारा जो, तो ये चीज़ हमारी आवाम अगर समझने की कोशिश करेगी कि भाई हम उस प्रोटेस्ट में आएंगे जिसमें आपके अपने बच्चे भी आएंगे, जिसमें आपके अपने बहन भाई भी आएंगे, आपके अपने लोग आएंगे। लीडर चाहिए। लीडर कैसे पैदा होगा? इसी तरह पैदा फ्रंट होगा। पे उनको रखें, पीछे आवाम को रखें, उसके बाद आप करें। लीडर तब पैदा होगा, उनको नहीं चाहिए। इस लीडर तब पैदा होगा जब हमारी नौजवान नस्ल को ये नजर आ जाए, सही तौर पर समझ जाए कि ये बंदा हमारे साथ चलने वाला मुखलिस है। हमारे यहाँ जमहूरियत के नाम पर पॉलिटिकल पार्टीज लोगों का इस्तेसाल करती हैं, दीन के नाम पर दीनी जमातें सबसे ज्यादा मजहब के नाम पर। चले नहीं, वो सारे कर रहे हैं। मजहब के नाम पर भी होता है, जमहूरियत के नाम पे देख रहे हैं। जमहूरियत की सबसे बड़ी चैंपियन तो पीपल्स पार्टी है ना। तो पीपल्स पार्टी ने आज तक कितना डिलीवर किया, मुझे बताएं। आप जाके कराची का हाल देख लें। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जिनमें CSP ऑफिसर्स की बेगमात जो है वहां से पैसे लेती रही हैं। अभी वो पिछले दिनों क्रिटिसिज्म कर रहे थे बल्दियाती इंतखाबात पे कि जो हमारे वहाँ पे ये हमने कर दिया, पंजाब गवर्नमेंट ने जो कहा है कि अभी हम यहाँ पे भी करवा रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात, तो वहाँ पे होने के बावजूद वहाँ पे पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे। तो ये फिर क्या ये कह रहे हैं ना, होने बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत को तो कुछ मिलना ही नहीं है ऐसा कोई का। क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन का मतलब पता क्या है? MNA MPs जो बुत बने हुए हैं ना, उनके हाथ से सारा कुछ निकल जाए। इसलिए तो ये बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने देते कि लोगों निचले ही सतह पर लोगों के मसाइल हल होने शुरू हो जाएं, लोग MP और MNA के सामने जाकर सरनगू ना हो। और अगर इलेक्शन ये होता है
तो इसमें तो हुक्मरान जमात का तो सफाया हो जाना है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि लोग इतने तंग हैं महंगाई की वजह से, इन्होंने यही करना है। देखे ना इस्लामाबाद में क्या हुआ है, फौज के वाले कर दिया पिंडी को 6 माह के लिए फौज आ गई है, ठीक है। जैसे कोई हिंदुस्तान हमारे ऊपर हिंदुस्तान हमला करने लगा है। जब हिंदुस्तान की हमारे साथ जंग हो रही थी, मैंने आपको बताया ना, मेरे बेटे ने 15 Hours Dad Shook साउथ एशिया किताब लिखी इसी के ऊपर, सिर्फ 15 दिन के अंदर इसने किताब लिखी थी। उस वक्त ये सूरत हाल नहीं थी कि फौज पिंडी में आ जाए या इस्लामाबाद में आ जाए, और यही हाल हो रहा है कि उन्होंने कहना जनाब पंजाब की सूरत हाल इस वक्त बेहतर नहीं है, हमें रिपोर्ट दी है इंटेलिजेंस एजेंसी ने कि यहाँ खून खराबा हो सकता है हिंदुस्तान, और फितना जो है वो फितने जो हैं, जो भी फितने हैं, हिंदुस्तान जो है वो ये कर देगा, इसलिए हम ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, कभी नहीं करवाएंगे, क्योंकि बल्दियाती, लेकिन वो टेंडर्स और वो सारी चीज़ें खरीदना और वो सारा वेस्ट ऑफ मनी है कि आप सारी चीज़ें अभी से ही परचेज करना शुरू कर दिए। हमारे यहाँ पहले कौन सा आवाम को कुछ डिलीवर हो रहा है, ये सारा कुछ आपको सोशल मीडिया पे नज़र आ रही है, टेलीविजन के इश्तिहारात में नज़र आ रहा है। आप मेरे साथ अभी चलें, किसी हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट करवाना होना कि जी इसका एडमिशन कराना है, इसकी बीमारी है, इसको एडमिट नहीं हो सकेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात, पैसे आप सिफारिश भी कराएंगे तो वो कहेंगे जी 6 माह बाद आए, 3 माह बाद आए। और बाकी जो सरकारी हॉस्पिटल या सरकारी कॉलेजेस वो तो बिजनेस है ना सर, वो तो बिजनेस है, उनकी तो बात ही ना करे। उन्होंने तो आपको कफ हो गया ना या आपको फ्लू हो गया तो आपने जाना है, तो उन्होंने आपको घेरना है, आपके अंदर से 10 चीज़ें और निकालेंगे, आपको वहीं पे एडमिट कर लेंगे जैसे आप कैंसर के पेशेंट हैं, और आपको वो ट्रीटमेंट देना शुरू कर देंगे ताकि आप 3-4 दिन अगले जो हैं आप उनके मेहमान बन के और उनके जो है क्लाइंट बन के यहीं पर रहें, और फिर वो आपसे एक अच्छा चार्ज करें। और प्राइवेट डॉक्टरों ने क्या किया हुआ है कि इन्होंने कैल्शियम्स वगैरह की ना खुद ही मेडिसिन बनवाते हैं, पैक करवाते हैं मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनी से, और वही साथ अपने मेडिकल स्टोर में रखी होती है, और वही लेके दिए जाते हैं, और उसी बेतहाशा सप्लीमेंट्स के नाम पर, और कैल्शियम और ये, और वो फिर मेडिसिन कंपनियां इनको जो देती हैं बाहर के टूर वीज़े और इनके प्रोटोकॉल्स, और इनको बाहर के जो है विजिट्स करवाते हैं। जिस मुल्क का डॉक्टर जो है वो अपनी आवाम के साथ सिंसियर नहीं है, जिस मुल्क में उस्ताद जो है वो अपना रोल अदा नहीं कर पा रहा, उस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होना है। आप देख लें इस वक्त ये, और सबसे बड़ा अशरफ साहब जुल्म ये है कि मैं हॉस्पिटल जाती रहती हूँ, तो एक पिछले दिनों मैं एक बहुत बड़े जो है हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में गई, जो इतना महंगा है कि बाकी हॉस्पिटल में अगर वही डॉक्टर बैठा है तो उसकी 3000 फीस है, और अगर उस हॉस्पिटल में बैठा है तो वो 5000 या 6000 चार्ज कर रहा है। वहाँ पे मैं कैंटीन में चली गई, अनफॉर्चुनेटली मैंने क्या देखा वहाँ पे कैंटीन में मैंने एक ऐसी चीज़ नहीं देखी जो हेल्दी है। वहाँ पे तो पेशेंट आते हैं, वहाँ आपको मिलेंगी बिक्री की गंदी चीज़ें, वहाँ आपको डिब्बे वाले शुगरी जूस मिलेंगे, वहाँ आपको कुकीज़, कैंडीज़ और इस तरह की चीज़ें। मैंने एक ऐसी चीज़ नहीं देखी कि हॉस्पिटल के नाम पे कैंटीन भी तो वो बीमारियां बेच रही है, और वो बीमारियां हम वहाँ से लेते हैं, फिर डॉक्टर को इतनी बड़ी बड़ी फीस देते हैं, फिर वो आपको अपने क्लाइंट बनाते हैं, और ये जो सर्कल है चलता रहता है। तो ये तो एक बहुत बड़ा बिजनेस है, और आवाम को उसकी दावत दी जाती है कि आएँ, आप ये खाएँ और उसके बाद हमारे पास आएँ। मैं तो समझता हूँ अल्लाह पाक से अब दुआ है, यही दुआ ही कर सकते हैं हम, उम्र के इस हिस्से में हैं कि नौजवानों को मायूस नहीं होना चाहिए, अपना किरदार अदा करें, पॉजिटिवली करें। आज का जो हुक्मरान तबका है, कोशिश करें कि आइंदा जो हुक्मरान आएँ वो लोग हों जो हकीकी मानों में आवाम के साथ जो है ना वो अच्छा सलूक करें और आवाम के लिए सोच सकें। देखें, फितरत के अपने तकाज़े हुआ करते हैं, नेचर, जब हम कुछ नहीं ना सही कर रहे तो फिर नेचर करती है, ठीक है। तो इसलिए ये जो सूरत हाल इस वक्त जो बनी हुई है ना, महंगाई का ज़ोर, इंसाफ नहीं मिल रहा, महंगाई बहुत ज़्यादा है, जुल्म बहुत है, इंसाफ नहीं मिल रहा, एक बहुत बड़ी तादाद जो है नौजवानों की वो डिप्रेस हुई है, और एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो तकरीबन बैन की सूरत हाल है, उसके ऊपर तकरीबन बैन ही लगा हुआ है, वो अपना काम नहीं कर पा रहे। तो ये सूरत हाल किसी तरह भी एक सेहतमंद माशरे की नहीं हो सकती। इसके लिए जतन करने पड़ेगा, और वकला ही इस हवाले से बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। अब तक जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं वकला उसमें निकलते हैं, जाते हैं
और अपना किरदार आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हाँ, वो माशाल्लाह के जो दौर रहे हैं, जिसमें मुशर्रफ का दौर था, उसमें ज़िया का दौर था, अयूब का दौर था, सब तमाम अदवार में वकला ने हर अव्वल दस्ते का काम किया है अपने डेमोक्रेसी के लिए फ़ाइट करने के लिए। देखें, दुनिया में सच को हमेशा थोड़ी जगह मिलती है और सच कड़वा होता है, इसलिए हमें, क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोग हैं जहाँ पर लोगों को ब्रेड एंड बटर जिनके लिए बड़ा मुश्किल है उनको मिलना, हमारे यहाँ क्लास डिफरेंस बहुत ज़्यादा पैदा हो गया है। हैव एंड हैव नॉट्स बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा हो गया है कि अमीर इतना अमीर है और गरीब इतना गरीब हो गया, दरमियान वाली क्लास तो फ़ारग हो गई है। ये सूरत हाल जो है ना, वो हमारे समाजी इंसाफ के लिए, माशी इंसाफ के लिए ज़हर कातिल है। सही। अच्छा अशरफ साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह आप बात कर रहे थे जमहूरियत की, तो जमहूरियत सो कॉल्ड हम कहते तो हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम है और प्रॉपर इलेक्टेड जो हैं हमारे वो आते हैं नुमाइंदे, और वो आके हम उसको वोट देते हैं और वो फिर वो हुक्मरान बनते हैं और फिर वो हमें जो है रूल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री उठा के देख लें, शुरू से लेके अब तक की अगर हम बात करें, कोई भी जो है जमहूरी हुकूमत 2.5 से 3 साल से ज़्यादा स्टे क्यों नहीं करती? क्यों नहीं उसको जो है डिलीवर प्रॉपर, उसका जो 5 ईयर का टाइम पीरियड होता है उतने टाइम पीरियड के लिए उसको कहा, जो बाद में कहा जाए कि आप अपना जो है जो डिलीवर करना चाहते हैं आप करें, और उसके बाद जब वो आप 2.5 से 3 साल के बाद जब वो उसकी हुकूमत गिरा दी जाती है तो बाद में वो अपोजिशन की बेंचों पे बैठ के ये कहते हैं कि चूँकि हमें टाइम पीरियड पूरा नहीं करने दिया गया, दैट्स वाई हम ये प्रोजेक्ट नहीं कर सके और पाकिस्तान इस कंडीशन में है। और जो हुक्मरान जमात आती है वो ये कहती है चूँकि इन्होंने सारी चीज़ों को ख़राब कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, इकॉनमी डिस्टर्ब हो गई, तो अब उन चीज़ों को ठीक करने में टाइम लगेगा, उतनी देर में उनका टाइम ख़त्म हो चुका हुआ होता है और फिर हालात वैसे के वैसे जो हैं वो एज इट इज़ होते हैं। देखें, इसका हल सिर्फ एक है, हर अदारा अपने डोमेन में रहकर काम करे। जो हुक्मरान हों वो इंटरनल मामलात को संभालें, मईशत को संभालें, लोगों के मसाइल हल करें, ठीक है जी। ना तो फ़ौज को पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लेना चाहिए, उसमें इंटरफेयर करना चाहिए, और ना ही हुक्मरानों को उनकी डोमेन में इंटरफेयर करना चाहिए। जगाने की जरूरत है। इलामा इकबाल ने जैसे जगाया कौम को, ऐसे मुझे जगाने की जरूरत है। अब फिर सो गए हैं, अब जो है ना, अब ना इनके हाथ में मोबाइल्स दे दिए गए हैं, सोशल मीडिया है इनके पास, करने को मतलब बहुत कुछ है फ़ोन के ऊपर, तो इसलिए वो ना जागने में थोड़ा टाइम लगेगा और उनको जगाने के लिए भी एक प्रॉपर बहुत बड़ी एफर्ट चाहिए। मेरा आखिरी सवाल है कि पाकिस्तान के निज़ाम के बारे में सिर्फ आपने अगर एक जुमले में बताना हो या फैसला देना हो तो मसला कहाँ पे है? हमारे कवानीन में है, इदारों में है, सियासत में है, या फिर जो है सियासी जो सारी ये चीज़ें हैं सियासी मफादात के ताबे कर दी गई हैं, तो दैट्स वाई ये सारे इश्यूज़ हैं। पार्लियामेंट कानून बनाए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इंतज़ामिया का काम है, करवाए। जुडिशरी अपना काम करे इंडिपेंडेंट होकर। ये नहीं है कि अब बनना है या बन गए हैं तो फिर उनकी बात ही माने जिन्होंने उनको जज बनाया। ये कितना बड़ा जुल्म है। मैंने अभी कॉलम लिखा था कि उस्ताद और को मुलाजम बना दिया गया है। जिस माशरे में उस्ताद डंडे खा रहा हो सड़कों पर अपनी सैलरी के लिए, अपनी पेंशन के लिए, उस कौम का क्या हशर होगा? और ये देखने हमारे यहाँ हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ साहब आपके टाइम का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।